नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सभी। कक्षा नवम अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने गद्य भाग प्रारंभ कर लिया था और गद्य भाग में पढ़ना भी प्रारंभ कर लिया था। गद्य भाग के अंतर्गत हमने पाठ पढ़े हैं, जिसमें 2 बैलों की कथा हमने पाठ पढ़ा और उसके अंतर्गत हमने प्रश्नोत्तर भी किए। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना जो नया पाठ है, जो नया प्रकरण है, वह है लहासा की और इसके लेखक जो है वो आधुनिक काल के प्रमुख लेखक और आलोचक महापंडित राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य में इनकी कृति की अपनी अनोखी देन है। इनका जन्म 1893 ईस्वी में इनके ही ननियाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, यूपी में हुआ। इनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे। विद्यार्थियों, इसे आप रेखांकित कर ले। इनका मूल नाम जो था वो केदार पांडे था और इनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। 1930 ईस्वी में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म का ग्रहण किया। ये सबसे बड़ी बात है। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और कब अपनाया था? 1930 में। कहाँ अपनाया? श्रीलंका में। इनका तब से नाम क्या पड़ गया? राहुल सांकृत्यायन। इनका मूल नाम तो क्या था? केदारनाथ पांडे था, लेकिन बाद में जब बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इनका नाम जो पड़ा वह था राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, तिब्बती भाषा, चीनी, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं के जानकार थे। तभी इनको महापंडित के नाम से भी नवाजा गया है। ठीक है ना। और 1963 के अंतर्गत इनका क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? निधन हो गया था। ठीक है। तो ये थे अपने राहुल सांकृत्यायन। अब इनके साहित्य वृत्ति की अगर अपन चर्चा करें तो राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इनकी कुछ रचनाएं जो प्रसिद्ध थी वो यहाँ पर लेखक ने बताई है। जैसे मेरी जीवन यात्रा इनकी आत्मकथा थी और प्यारे विद्यार्थियों ये 6 खंडों में विभाजित है। इनकी आत्मकथा 6 खंडों में विभाजित है। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नई दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र इनकी पुस्तक थी। घुमक्कड़ शास्त्र प्यारे विद्यार्थियों इनकी पुस्तक थी जो इन्होंने लिखी थी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं जो प्रसिद्ध थी, जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब बात करते हैं कि राहुल जी ने अपना जीवन घुमक्कड़ शास्त्र ही माना। राहुल जी ने अपना जीवन घुमक्कड़ शास्त्र के अंतर्गत ही रखा और घुमक्कड़ शास्त्र में ही उन्होंने जीवन रहा, क्योंकि यात्रावृत्त के अंतर्गत इनका जो जीवन था वो यायावरी जीवन था। यायावरी जीवन का मतलब होता है जो व्यक्ति एक देश से दूसरी यात्रा करता है और जो उसमें जीवन बिताता है वो यायावरी जीवन होता है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का अन्यतम स्थान है। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक की रचना कर उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को घुमक्कड़ का क्या बताया? उद्देश्य। यात्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि वह मंजिल तक पहुँचे। अब प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इनकी कहानियाँ हैं और वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। अपन थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं कि इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं और इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। प्यारे विद्यार्थियों, जो इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ थी उसमें थे सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी और कनैला की कथा। और उपन्यास जो लिखे गए थे उसमें थी 22वीं सदी, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योद्धेय, भागो नई दुनिया बदलो, राजस्थान निवास और देवोदास। फिर इनका यात्रावृत्त बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसमें किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष और विश्व की रूपरेखा। अपन जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, लहासा की और जो इनका एक यात्रा खंड है, यात्रा वृत्तांत है,
वो तिब्बती यात्रा का ही एक अंश है। ध्यान देना, तिब्बत यात्रा का ही अंश है मेरी ल्हासा की ओर। उसके बाद तिब्बत में 1.25 वर्ष और विश्व की रूपरेखा। इन्होंने कुछ जीवनियाँ लिखी जिसमें नए भारत के लिए नेता, नए भारत के नए नेता, बचपन की स्मृतियाँ और मेरे असहयोग के साथी, ये प्रमुख माने गए हैं। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों उनके बारे में जीवन परिचय। अब थोड़ा अपन पाठ के बारे में परिचय पढ़ लेते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पर पाठ लिखा है, कौन सा लिखा बच्चों? ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत, उसमें क्या बात बताई गई है। प्यारे विद्यार्थियों, इनके द्वारा रचित जो यात्रा वृत्त था मेरी तिब्बत यात्रा, यानी मेरी तिब्बत यात्रा, उनकी मेरी तिब्बत यात्रा से ही ये जो अंश चल रहा है ल्हासा की ओर, वो यहाँ से लिया गया है। ध्यान रखना, ल्हासा की ओर जाने वाला ये यात्रा वृत्तांत कहाँ से लिया गया है? उनकी ही एक रचना मेरी तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है, उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था, तिब्बती समाज के लोगों का रहन सहन कैसा था, उनका समाज कैसा था, उनकी सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में ज्ञान हमें मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी पाठ का प्रमुख उद्देश्य और विवरण कि इसमें क्या बताया गया है। ल्हासा की ओर है, किससे लिया गया? मेरी तिब्बत यात्रा से लिया गया है। और राहुल सांकृत्यायन जी ने किस वेश में इन्होंने यह यात्रा की? तो आप बताओगे भिखमंगे वेश में की थी। और क्या बताना चाहा है कि इस वृत्तांत में किसकी जानकारी मिलती है? तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती थी। ठीक है, अब चलते हैं मूल पाठ की ओर। तो चलिए विद्यार्थियों, अपन भी राहुल सांकृत्यायन के साथ साथ ल्हासा की यात्रा करते हैं, क्योंकि जब एक लेखक किसी यात्रा वृत्तांत को लिखता है तो पढ़ने वाला पाठक भी उसके साथ साथ उसकी यात्रा करने लगता है। तो चलिए इस मानसिक यात्रा की ओर, ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। एक रास्ते की बात हो रही है जिस रास्ते से राहुल सांकृत्यायन तिब्बत गए थे। फरी क्लिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत आया जाया करती थी। यह व्यापारी के नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना क्या बना रखा है? बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त यानी त्यागा हुआ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें थी। याद रखना, तिब्बत में यात्रा करने के लिए यात्रियों को मार्ग में बहुत सी तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी। ठीक है, और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर आने नहीं देते, नहीं तो आज बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। ठीक है, वह आपके लिए उसे क्या कर देगी? अवश्य चाय बनाकर ला देगी, अवश्य आपको पकाकर ला देगी। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, वहाँ के लोग केवल परिचित व्यक्तियों को ही आने देते थे और अपरिचित व्यक्ति को भी वो अपने यहाँ आश्रय प्रदान करते थे, लेकिन उन लोगों को नहीं करते थे जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे थे। भिखमंगों की भी श्रेणियाँ उस समय निर्धारित की गई समाज में, और जो भिखमंगों की श्रेणियों में सबसे निम्न कैटेगरी के थे उन लोगों को घर में नहीं आने दिया जाता था, क्योंकि हो सकता है कि वो चोरी भी कर ले। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है
और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंडी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। मतलब उसमें पूर्ण रूप से मसालेदार चाय और रबड़ीदार चाय जिसे अपन कह सकते हैं, वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, बनाने के लिए खुद भिखारी अंदर जा सकता है, ऐसी व्यवस्था उन्होंने वहाँ लोगों ने कर रखी थी। परित्यक्य, परित्यक्य का मतलब क्या बताया था मैंने, त्यागा हुआ। चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब रास्ते में चलने पर वो आपको कुछ ये चुंगी के रूप में आपसे कुछ पैसे लेना चाहता था, वो वहाँ पर मांगने के लिए आ पहुँचा। हमने वह दोनों चिंटे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम धौंडला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति, देखो जो उनके साथ चल रहा था, जिसे अपन गाइड कह सकते हैं, वो उनके साथ था। सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ दिनों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। देखो उस समय लेखक राहुल जी ने यात्रा जब करी थी तो एक भद्रवेश में की थी और उनको उस समय गरीब खाने में रहना पड़ा था। क्यों रहना पड़ा था प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि वो एक धनवान वेश में गए थे। लेकिन जब इन्होंने दूसरी बार यात्रा की तब उन्होंने भिकमंगे का वेश धारण किया ताकि उनको सुख सुविधाएं मिली। तो दोनों पक्षों में वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति, उनके लोगों की सोचने की प्रवृत्ति, उनके लोगों का व्यवहार थोड़ा कुछ परिवर्तन देखने को मिला था। बहुत कुछ दिनों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग यानी छंड का मतलब होता है शराब पीकर बहुत कम लोग होश हवास में दुरुस्त रखते हैं, यानी होश हवास में वो रहते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंडला पार करना था, यानी सबसे विकट यानी थोड़ा कठिन रास्ता है जहाँ से हमें वहाँ से पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई, ये 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई समुद्र तल से होती प्यारे बच्चों, होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव या गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जाता था, यानी नदियों के मोड़ और घने पहाड़ हो जाने के कारण आदमी नजर नहीं आते थे। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है और वो यहीं पर अपना निवास स्थान बनाते थे। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। मतलब पहले डकैत क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति या यात्री मिलता है उसको मौत के घाट उतार देते हैं और मौत के घाट उतारने के बाद फिर उनकी तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के बाद ये जाहिर करते हैं कि उनके पास है या नहीं, कुछ धन दौलत है या नहीं है। इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो राहुल जी ने देखा था कि वहाँ तिब्बत के मार्ग में लोगों के साथ किस प्रकार से मारपीट और किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा होता था, क्योंकि वहाँ पर आए दिन उनकी कोई परवाह नहीं करते थे और पहले उनको मार काट के उनसे पैसे भी ले लिया करते थे और फिर वो उनको छोड़ देते थे, यानी निर्जन स्थान पर मृत पर्याय उस शव को वहीं छोड़ देते थे। क्यों? इसलिए ये होता था वहाँ पर क्योंकि हथियार का कानून नहीं था और हथियार के कानून न रहने के कारण वहाँ के लोग जिस प्रकार अपन लोग लाठी और रखते हैं तो वहाँ बिना रोक टोक के पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम होता कि पिछले ही साल ढोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम इतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिकमंगे थे। कहने का तात्पर्य है वहाँ पर लोगों को किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं थी और नहीं किसी प्रकार का कोई ऐसा कानून था कि लोग वहाँ पर क्या करें प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के आपत्तिजनक या अस्त्र शस्त्रों को धारण न करें जिससे मानव जाति को हानि हो। ठीक है ना? तो वो बेखौफ रूप से इनका धारण करके वो वहाँ पर जीवन जीते थे। डाकू यदि हो गया और जहीं कहीं
वैसी सूरत देखते टोपी उतारकर जीभ निकालकर कूची कूची 1 पैसा कह के भीख मांगने लगते। यानी अगर कोई प्रकार का कोई लुटेरा उन्हें मिल जाता तो वो क्या करते, दया की भीख मांगते और दया दया कर कूची कूची चीनी भाषा में बोलकर उनसे 1 पैसा मांगते और उनसे अपनी जान बचाने की कोशिश करते। कहते भीख मांगने लगते, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई चढ़ी थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार लेखक ने एक छद्म के रूप में उसने तिब्बत की ओर, लहासा की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की और यात्रा में उसने एक पहला सबक ये देखा कि उस समय तिब्बत में कोई प्रकार का कानून नहीं था कि लोग अपने आसपास किसी प्रकार के हथियारों को रख सकें, और इसी हथियारों के कारण वहाँ की जो जनजातियाँ थी, वहाँ के जो लोग थे, वो थोड़े असुरक्षित महसूस करते थे। तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये गद्यांश आपको किस प्रकार समझ में आ रहे हैं, मुझे इस बारे में ज़रूर बताएं। और मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ पुनः उस लहासा की ओर, जो राहुल सांकृत्यायन के दूसरे दिन की कथा होगी, दूसरे दिन की यात्रा होगी, अपन उसके बारे में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।